नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास का जो हमारा विषय है वो है भारत में न्यायपालिका, और भारत में न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ विशिष्ट बिंदुओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। और वो बिंदु है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो आधिकारिकता होती है, जुरिस्डिक्शन होता है, वो किस प्रकार का होता है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शक्तियां होती हैं वे क्या क्या होती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी इन दो बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। आज इन बिंदुओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के संवैधानिक उपबंध इस संदर्भ में दिए गए हैं, और संवैधानिक उपबंधों के अलावा किस प्रकार से अन्य तरीके से भी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिकता और शक्तियों के संदर्भ में की गई है या प्रचलन में है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिकता के बारे में। आधिकारिकता के बारे में बात करने से पहले हमें आधिकारिकता का अर्थ समझना होगा, और इस आधिकारिकता के जो प्रकार हमारे संविधान में बताए गए हैं उनको समझना होगा। आइए देखते हैं आधिकारिकता का तात्पर्य की यदि हम बात करें, जुरिस्डिक्शन की यदि हम तात्पर्य की बात करें, तो जुरिस्डिक्शन या आधिकारिकता दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वो है आरंभिक आधिकारिकता, यानी सीधे ही किसी कोर्ट को किसी मामले में आधिकारिकता होना, जुरिस्डिक्शन होना। जैसे यदि किसी मामले में सीधे ही क्या जाया जाए, किसी कोर्ट में जाया जाए किसी अपील के थ्रू, यानी किसी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अपील के विरुद्ध किसी कोर्ट में न जाकर सीधे जब किसी कोर्ट में जाया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, आरंभिक आधिकारिकता कह दिया जाता है। जैसे मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए यदि कोई व्यक्ति सीधा क्या जाता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, आरंभिक आधिकारिकता कहलाती है। क्योंकि बिना किसी निचले कोर्ट में जाए हुए सीधा यदि किसी कोर्ट में जाया जाता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, आरंभिक आधिकारिकता। दूसरा आधिकारिकता का प्रकार है अपीलीय आधिकारिकता। अपीलीय आधिकारिकता जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें ऊपरी कोर्ट में निचले कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध ऊपरी कोर्ट में जाया जाता है, उच्च जो न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय में जाया जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो इस प्रकार की आधिकारिकता को अपीलीय आधिकारिकता के नाम से जाना जा सकता है। अब बात करें कि ये अपीलीय आधिकारिकता आगे कितने प्रकारों में बांटी जा सकती है। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, कोई भी पीड़ित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च कोर्ट में जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है, जिस न्यायालय ने निर्णय दिया उससे उच्च न्यायालय में जब जाता है तो वो या तो किस विषय में जा सकता है, सिविल विषय में जा सकता है। तो सिविल विषय से संबंधित कोई निर्णय है। सिविल विषय क्या होते हैं, जैसे आर्थिक लेन देन, किसी कंपनी के पार्टनर्स के बीच में झगड़ा, ठीक है, इस प्रकार के जो विषय होते हैं वो किस विषय में आते हैं, सिविल विषय। और दूसरे होते हैं दांडिक विषय। दांडिक विषय या आपराधिक विषय, जिसके अंतर्गत आता है चोरी, हत्या, डकैती, इस प्रकार के कृत्य। तो दांडिक विषय में किसी व्यक्ति को यदि क्या सुनाई गई है, दंड सुनाया गया है, उनसे संबंधित मामलों में यदि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो उसे दांडिक अपीलीय आधिकारिकता कह देते हैं। और सिविल विषयों के संबंध में जाया जाता है तो उसे सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय आधिकारिकता कह देते हैं। और तीसरा है सिविल और दांडिक दोनों विषयों से संबंधित अपीलीय आधिकारिकता, जो कि हमारे संविधान में दर्शाई गई है। तो तीन प्रकार की अपीलीय आधिकारिकताओं को हम पढ़ेंगे जो कि हमारे संविधान में कैटेगराइज की गई है। पहला, सिविल व दांडिक विषयों से संबंधित अपीलीय आधिकारिकता। दूसरा, केवल सिविल विषयों से संबंधित आधिकारिकता, अपीलीय आधिकारिकता। और केवल दांडिक विषयों से संबंधित आधिकारिकता। तो आइए एक एक करके इन सभी आधिकारिकताओं को हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की शक्ति संविधान के माध्यम से इन आधिकारिकताओं के तहत हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्रदान की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक आधिकारिकता। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की ही प्रारंभिक आधिकारिकता क्या होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आरंभिक आधिकारिकता क्या होती है। पिछली स्लाइड में हम इसकी व्याख्या कर चुके हैं, वापस से देखें। आरंभिक आधिकारिकता का तात्पर्य है सीधे यदि किसी कोर्ट में जाया जाए किसी निर्णय के विरुद्ध नहीं तो उसे क्या कह देते हैं, अपीलीय आधिकारिकता। जैसे सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक आधिकारिकता क्या होगी, जब सीधे किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई व्यक्ति क्या कर सके, वाद दायर कर सके, तो उसे सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक आधिकारिकता कह देंगे। जबकि हाईकोर्ट की प्रारंभिक आधिकारिकता का तात्पर्य क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति सीधे हाईकोर्ट में जाके
अपनी बात रख सके तो उसे हाई कोर्ट की क्या कह देते हैं, प्रारंभिक अधिकारिकता। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जहां व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, वही इनकी क्या कहलाएगी, प्रारंभिक अधिकारिकता कहलाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता को यदि हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता को हम देखें तो सबसे पहले ऐसे मामले जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार का आपस में कोई विवाद है, तो भारत सरकार या राज्य सरकार या एक से अधिक राज्य, एक पार्टी तो कौन हो गई, भारत सरकार, और दूसरी पार्टी कौन सी हो गई विवाद की, एक राज्य या एक से अधिक राज्य, इनके बीच में यदि क्या है कोई विवाद है तो ये मामला किसके अंतर्गत आएगा, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आएगा। यानी सीधे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर किया जा सकता है। दूसरा, एक तरफ हो भारत सरकार और कुछ राज्य, एक तरफ हो भारत सरकार और कुछ राज्य और दूसरी तरफ हो अन्य राज्य, तो यह विवाद भी कहां जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार एक तरफ है एक राज्य, दूसरी तरफ है दूसरा राज्य, या एक तरफ है कुछ राज्य और दूसरी तरफ है अन्य राज्य, दूसरी पार्टी है अन्य राज्य, तो इन तीनों प्रकार के विवादों में सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो ये किसके अंतर्गत आ गई, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत आ गई। यानी संघ सरकार या राज्य सरकारों के मध्य आपस में किसी भी तरह का विवाद है, यदि संक्षेप में इसे समझे तो संघ सरकार और राज्य सरकारों के जो विवाद हैं आपस में, वो सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन कुछ शर्तें आरोपित की गई हैं कि ये विवाद तो होनी चाहिए, ये चार प्रकार के जो विवाद हैं वो होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले शर्त क्या होना चाहिए, इस विवाद में विधि का, तथ्य का कोई प्रश्न होना चाहिए, अर्थात इन विवादों में किसी विधि की या किसी एक्ट की व्याख्या का प्रश्न हो कि हां इस विधि की व्याख्या की जानी है, तो उस प्रकार का कोई प्रश्न हो। अन्य शर्तें क्या आरोपित की गई हैं, सबसे पहली, ये जो विवाद हैं ये संविधान के प्रारंभ से पूर्व की किसी संधि से संबंधित नहीं होने चाहिए। यानी राज्य और संघ के मध्य कोई विवाद या दो राज्यों के मध्य कोई विवाद ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारे संविधान के पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व की गई किसी संधि से संबंधित है या करार से संबंधित है या संविदा से संबंधित है या अन्य कोई लिखित से संबंधित है। यानी संविधान प्रारंभ होने से पूर्व के जो विवाद हैं वो किसके अंतर्गत नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत नहीं आएंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी, ऐसा कोई संधि, ऐसा कोई करार, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई लिखित डॉक्यूमेंट जिसमें दो पक्षकार, दो पार्टियां पहले से ही ये तय कर लें, कोई दो पार्टी है वो आपस में क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कोई दो राज्य हैं वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लें, पहले से ही समझौता कर लें कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर, इस समझौते पर क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता लागू नहीं होगी, आरंभिक अधिकारिकता लागू नहीं होगी, तो वहां भी क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता फिर लागू नहीं होगी। इसी प्रकार दो राज्यों के मध्य यदि जल से संबंधित या कोई कमर्शियल विषय है, व्यवसायिक विषय है, या क्षतिपूर्ति देने का विषय है, या वेतन पेंशन किस प्रकार से बांटे जाएं दो राज्यों के मध्य, उससे संबंधित यदि कोई विषय है तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता लागू नहीं होगी। इसके अलावा वित्त आयोग से संदर्भित जो मामले हैं, वित्त आयोग से संबंधित जो मामले हैं जिन पर वित्त आयोग को निर्णय करना है, वे मामले भी, उन मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता लागू नहीं होगी। तो फिर से समझे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता का तात्पर्य क्या, ऐसे विषय, ऐसे विवाद जहां पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सके, वो सुप्रीम कोर्ट की क्या कहलाते हैं, आरंभिक अधिकारिकता कहलाते हैं, नंबर 1। ठीक है, अब ये ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाया जा सकता है। पहला विषय, संघ और राज्य या राज्य और राज्यों के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है तो सीधे जाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसमें शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त कि इस विवाद में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए और विधि की व्याख्या की आवश्यकता महसूस होनी चाहिए कोर्ट को, तब यह सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी शर्त क्या है, संविधान लागू होने से पहले जो संधियां की गई हैं उनसे संबंधित नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि आरंभिक अधिकारिकता का लागू न होना, आरंभिक अधिकारिकता का लागू न होना यदि पहले से ही पार्टियों द्वारा तय कर लिया जाए तब यह अधिकारिकता लागू नहीं होगी। इसके अलावा
जल विवाद, व्यवसायिक प्रकार का किसी प्रकार का विवाद दो राज्यों के मध्य है, या क्षतिपूर्ति, पेंशन, बंटवारे का विवाद किसी राज्यों के मध्य है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी चाहे विवाद क्या हो, दो राज्यों के बीच में हो, लेकिन इन सभी मामलों से संबंधित हो तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता लागू नहीं होगी, अर्थात ये राज्य सीधे सुप्रीम कोर्ट में इस वाद को लेकर नहीं जा सकते। ये बात हुई किसकी, प्रारंभिक अधिकारिकता किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। अब हम बात करते हैं हाईकोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता। अब हाईकोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता के बारे में हमारे संविधान में यह बात लिखी गई है कि हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता, हाईकोर्ट की आरंभिक अधिकारिकता, यहां प्रारंभिक अधिकारिकता की जगह क्या लिखा गया है, हाईकोर्ट की अधिकारिकता, जबकि सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में क्या लिखा गया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता किन किन मामलों में होगा वो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता के संदर्भ में हमारे संविधान में यह लिखा गया है कि हाईकोर्ट की अधिकारिकता, प्रारंभिक अधिकारिकता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्या किया गया है, हाईकोर्ट की अधिकारिकता वो होगी जो उसे संविधान लागू होने से पूर्व प्राप्त थी। संविधान लागू होने से पूर्व जो अधिकारिकता हाईकोर्ट को प्राप्त थी, वे ही अधिकारिकताएं अब क्या होंगी, हाईकोर्टों को प्राप्त होंगी। ठीक है। दूसरा, राजस्व मामलों में हाईकोर्ट को अधिकारिकता प्राप्त होगी, यानी राजस्व, रेवेन्यू से संबंधित कोई मामले हैं वो कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट में जा सकते हैं। तीसरा, संसद व विधानमंडल विधि के द्वारा हाईकोर्ट की अधिकारिकता को क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो तीसरा बिंदु यहां क्या लिख दिया गया कि अधिकारिकता क्या होगी, यह तो बता दिया गया कि अधिकारिकता वो होगी जो संविधान लागू होने से पूर्व इन्हें प्राप्त थी। यदि इस अधिकारिकता में परिवर्तन करना है तो वो कौन करेगा, संसद करेगी। कैसे करेगी, विधि बनाकर या एक्ट बनाकर करेगी। साथ ही साथ वसीयत से संबंधित, विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित और कंपनी के अधिकारों से संबंधित और कोर्ट अवमानना से संबंधित जो मामले हैं उन पर भी हाईकोर्ट की प्रारंभिक अधिकारिकता या आरंभिक अधिकारिकता लागू होगी, अर्थात सीधे इन मामलों में कहां जाया जा सकता है, हाईकोर्ट में जाया जा सकता है। इसके अलावा किसी विषय की संवैधानिक व्याख्या करनी है, मूल अधिकारों से संबंधित कोई मामले हैं, उनमें भी हाईकोर्ट को प्रारंभिक अधिकारिकता प्राप्त होगी, यानी इन विषयों से संबंधित मामले भी सीधे हाईकोर्ट में लाए जा सकते हैं। एमपी और एमएलए के चुनाव से संबंधित जो मामले हैं वो भी सीधे कहां जा सकते हैं, हाईकोर्ट में ले जाए जा सकते हैं। इसी प्रकार कलकत्ता, बंबई, मद्रास और दिल्ली के जो हाईकोर्ट हैं, विशेष ध्यान देना, कौन कौन से हाईकोर्ट, जो हमारे महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट जो हैं, उनको क्या है, कुछ अलग से आरंभिक अधिकारिकता प्राप्त है, प्रारंभिक अधिकारिकता कुछ विशेष रूप से प्राप्त है। वो विशेष क्या है कि अधिक मूल्य के, यानी अधिक मूल्य के, अधिक कीमत के सिविल जो मामले हैं, यानी ज्यादा धन से जुड़े हुए जो सिविल प्रकार के मामले हैं, उनमें भी क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास हाईकोर्ट को आरंभिक अधिकारिकता प्राप्त होगी। यानी ऐसे सिविल मामले जिनमें क्या है, धन, बहुत अधिक धन का मामला कोई जुड़ा हुआ है, वो मामले सीधे कहां जाए जा सकते हैं, इन हाईकोर्टों में ले जाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बंबई और मद्रास के जो हाईकोर्ट हैं, उनको 1973 से पूर्व के जो दांडिक मामले हैं उनमें भी क्या होगी, अधिकारिकता प्राप्त होगी। लेकिन इस अधिकारिकता में संसद और विधानमंडल क्या कर सकता है, विधि द्वारा या एक्ट बनाकर क्या कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के संदर्भ में विशेष बात अधिकारिकता के संबंध में हमारे संविधान के अंतर्गत हाईकोर्ट के लिए की गई है, जो केवल इन्हीं हाईकोर्ट पर लागू होती है। और इसमें भी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है, न केवल संसद अपितु वहां की जो विधानमंडल है वो भी विधि बनाकर क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। यह बात हुई प्रारंभिक अधिकारिता के संदर्भ में। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अपीलीय अधिकारिकता के संदर्भ में। तो अपीलीय अधिकारिकता क्या होती है, जैसा मैंने आपको क्लास के प्रारंभ में बताया था, अपीलीय अधिकारिकता का तात्पर्य है किसी निर्णय के विरुद्ध कोर्ट में पहुंचना। वो क्या कहलाती है, अपीलीय अधिकारिकता कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की ही अपीलीय अधिकारिकता के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपीलीय अधिकारिकता को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग कौन सा था, सिविल व दांडिक, सिविल व
दांडिक दोनों विषयों में अपीलीय अधिकारिकता, फिर सिविल विषय में अधिकारिकता और दांडिक विषय में अधिकारिकता। एक बार अधिकारिकता के बारे में बात करेंगे तो सिविल और दांडिक दोनों को साथ लेकर अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी, इसके बारे में संविधान में बताया गया है। दूसरा सिविल विषयों में और तीसरा दांडिक विषयों में क्या क्या अधिकारिकता होगी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिविल व दांडिक विषयों में अपीलीय जो अधिकारिकता होगी वो क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यदि अधिकारिकता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से अपील के अंतर्गत कोई व्यक्ति आ सकता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, कोई भी जो हाई कोर्ट है उसने सिविल या दांडिक विषय के संबंध में क्या दिया है, कोई निर्णय दिया है, कोई डिक्री पारित की है या कोई आदेश दिया है, उसके विरुद्ध कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में किसके निर्णय के विरुद्ध जाया जा सकता है, अपील लेकर हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध जाया जा सकता है। चाहे किसी भी राज्य के हाई कोर्ट ने फैसला दिया हो उसके विरुद्ध कहां जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन यहां एक शर्त आरोपित की गई है कि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें अपील करने का कारण क्या हो कि वहां संविधान की व्याख्या की या संबंधित जो विधि है, संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई विधि है, उसका सारवान जो प्रश्न है वो इसमें निहित हो। और यह प्रमाणित कौन करेगा कि हां इसमें संविधान की व्याख्या की जानी चाहिए, वो प्रमाणित करने का अधिकार किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को। यानी हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध यदि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है तो हाई कोर्ट का एक प्रमाण पत्र चाहिएगा कि हां इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है या संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ये किसकी अपीलीय अधिकारिकता है, सिविल व दांडिक विषयों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता। दूसरा है हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता। हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता के बारे में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 225 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 225 के तहत यदि कोई कानून, आर्टिकल 225 के तहत यदि कोई कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा बनाया जाता है या कोई अन्य संवैधानिक उपबंध है, उनके व्याख्या के आधार पर हाईकोर्ट को सिविल व दांडिक विषयों में अपीलीय अधिकारिकता प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संविधान में सीधे तौर पर हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता के बारे में नहीं बताया गया है। यह किस पे छोड़ा गया है, संबंधित जो कानून है उस विषय में क्या बनाए गए हैं, कुछ कानून संसद के द्वारा बनाए गए हैं, उन कानूनों में, उन विधियों में क्या बताया गया है, हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकताओं के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता का तो स्पष्ट जो वर्णन है वो किस में कर दिया गया है, हमारे संविधान में कर दिया गया है। लेकिन जैसा हमने देखा था पहले कि प्रारंभिक अधिकारिकता के संदर्भ में भी किसी प्रकार का स्पष्ट वर्णन हाईकोर्ट के संदर्भ में नहीं किया गया, उसी प्रकार से अपीलीय अधिकारिकता के संदर्भ में भी स्पष्ट वर्णन हाईकोर्ट के संदर्भ में नहीं किया गया। और क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी, जो संसद विधि बनाकर निर्धारित करे। तो संसद ने इस संदर्भ में जो कानून बनाए हैं उन कानूनों के अनुसार जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में जाया जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था है, सीधे संविधान में इस संबंध में कुछ नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिविल और दांडिक विषय, दोनों विषयों में हमने अपीलीय अधिकारिकता के बारे में बात की। दूसरा जो प्रकार दिया गया है अपीलीय अधिकारिकता का हमारे संविधान में, वो है केवल सिविल विषयों से संबंधित अधिकारिकता की बात। केवल सिविल विषयों से संबंधित अधिकारिकता, केवल सिविल विषयों से संबंधित किस प्रकार की अधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगी, यानी ऐसे कौन से सिविल विषय हैं जिनके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाया जा सकता है। उसकी यदि हम बात करें तो कोई भी हाई कोर्ट है उसके द्वारा सिविल विषय में किसी भी प्रकार का सिविल विषय से संबंधित कोई विषय उसके समक्ष आता है और उसमें वो कोई क्या करता है, कोई निर्णय, डिक्री या आदेश जारी करता है, उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्या करा जा सकता है, जाया जा सकता है। उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है, जैसे पहले शर्त आरोपित थी, यहां भी शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित होना चाहिए। सबसे पहली चीज, किसी विधि की व्याख्या की आवश्यकता हो तब वो कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। साथ ही साथ हाईकोर्ट की राय में, ठीक है, विधि का प्रश्न तो हो ही हो उसमें निहित, साथ में एक शर्त और क्या है
कि हाई कोर्ट क्या कहे, ऐसी राय रखे कि हां इस मामले का सुप्रीम कोर्ट में जाना आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट में जाना आवश्यक है। और हाई कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या का प्रश्न जो है वो सही से निर्णित नहीं हुआ है। और ये सभी कौन कौन सी चीजें कि हां इस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि हां इस मामले में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है। तीसरी चीज कि हां हाईकोर्ट द्वारा ये जो मामला है वो सही से क्या नहीं हुआ है, निर्णित नहीं हो पाया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या की आवश्यकता है। ये सभी चीजें प्रमाणित करके एक प्रमाण पत्र जब हाईकोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट जब हाईकोर्ट द्वारा दे दिया जाएगा, तभी कोई व्यक्ति अपील लेके कहां जा सकता है, सिविल विषयों से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 313, उस आर्टिकल के तहत क्या किया गया है, कहा गया है कि अपील सुप्रीम कोर्ट में जब तक नहीं की जा सकती जब तक संसद इस हेतु कोई कानून ना बनाते। यानी ये सब मामले होने के बाद में भी संसद द्वारा एक विधि बनाई जाएगी और उस विधि या उस एक्ट के अनुसार, उस कानून के अनुसार ही अपील सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो जब तक संसद विधि ना बना दे तब तक इस मामले में अपील लेके सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, सिविल मामलों में, ऐसा हमारे संविधान में लिखा गया है। अब बात करते हैं हाईकोर्ट की सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिकता के संदर्भ में। तो जैसा मैंने आपको बताया, हाईकोर्ट के संदर्भ में जो अधिकारिकताएं हैं उनके लिए सिविल अधिकारिकता के संबंध में यह कहा गया है कि इनका निर्णय संसद करेगी, संसद कानून बना के करेगी। तो संसद ने कानून बनाया कौन सा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में, ठीक है। यानी सिविल प्रोसीजर कोड या तो संसद या संसद से पूर्व इस प्रकार का यदि कोई कानून बनाया गया है तो वो भी क्या होगा, लागू होगा। तो इस प्रकार का एक कानून था सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 में ये कानून बना था और उसके तहत अपीलीय जो अधिकारिकता है वो बताई गई है। हाईकोर्ट की सिविल मामलों में अपीलीय अधिकारिकता संविधान में न बताई जाकर कहां बताई गई है, सिविल प्रोसीजर कोड में बताई गई है। और हमारा संविधान ये कहता है कि सिविल प्रोसीजर कोड में बताई गई अपीलीय अधिकारिकता हाईकोर्ट को प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि संविधान में क्या कहा गया है, पिछली स्लाइड की बात हम याद करें कि हाईकोर्ट की अधिकारिकता वही होगी, चाहे वो सिविल मामले में हो, अपीलीय मामले में हो या प्रारंभिक अधिकारिकता के मामले में हो। हाईकोर्ट की अधिकारिकता क्या होगी, इस विषय में संविधान में सिर्फ इतना कहा गया है, वो अधिकारिकता जो उसे संविधान लागू होने से पूर्व प्राप्त थी। संविधान लागू होने से पूर्व जो एक्ट चलता था वो कौन सा था, जो आज भी चलता है, कौन सा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में बना हुआ। उससे हाईकोर्ट को कुछ अधिकारिकताएं प्राप्त थी। वो अधिकारिकताएं सिविल मामलों में कौन सी थी कि जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, यानी हाईकोर्ट से नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध पहली अपील लेकर क्या करा जा सकता है, हाईकोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन यहां शर्त क्या है, यदि मामले में क्या हो, विधि या तथ्य का कोई सारवान प्रश्न जो है वो निहित हो, विधि की व्याख्या करना हाईकोर्ट के लिए, हाईकोर्ट विधि की व्याख्या करे ऐसा उस मामले में आवश्यक लगे, तब वो मामला ले जाया जा सकता है। दूसरा, द्वितीय अपील कब ले जाई जा सकती है, यदि विधि का प्रश्न है, ठीक है। मामले में यदि विधि या तथ्य का प्रश्न निहित है तो पहली अपील, उसके बाद में भी यदि वो निर्णित नहीं होता है तो द्वितीय अपील के अंतर्गत कहां ले जाया जा सकता है, खंडपीठ में मामला ले जाया जा सकता है। यदि एकल पीठ, हाईकोर्ट में जो पीठ होती है, जो निर्णय होते हैं वो दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला एकल पीठ, यानी एक जज निर्णय देता है, उस निर्णय से भी यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है और साथ ही साथ विधि का प्रश्न उस मामले में निहित हो तो वो फिर द्वितीय अपील भी कर सकता है खंडपीठ के समक्ष। इसी प्रकार जितने भी प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अधिकरण होते हैं, ठीक है, उन अधिकरणों के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध भी हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है उसमें क्या लिया जाया जा सकता है, अपील लेकर जाया जा सकता है सिविल मामलों के संदर्भ में। इसके अलावा हाईकोर्ट की जो एकल पीठ का निर्णय है उसके निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ में अपील की जा सकती है। सिंगल बेंच के निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में सिविल मामलों के अंतर्गत अपील की जा सकती है। तो ये बात की हमने किसकी, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की सिविल मामलों से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता की। यहां एक बिंदु फिर मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट की सिविल विषयों से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से संविधान में लिख दिया गया है। लेकिन हाईकोर्ट के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था की गई है कि हाईकोर्ट के संदर्भ में
अपीलीय अधिकारिकता और आरंभिक अधिकारिकता को अलग अलग न दर्शाते हुए एक अनुच्छेद में केवल ऐसा लिखा गया है कि हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता वो होगी जो उसे संविधान लागू होने से पूर्व प्राप्त थी। और संविधान लागू होने से पूर्व हाईकोर्ट को कुछ कानूनों के तहत अपीलीय अधिकारिकता प्राप्त थी। वो कानून कौन सा था? सिविल प्रोसीजर कोड। और उसी के तहत क्या बताया गया है कि इन मामलों में हाईकोर्ट को क्या प्राप्त होगी? अपीलीय अधिकारिकता प्राप्त होगी। तो सीधे संविधान में अपीलीय अधिकारिकता नहीं दर्शाई गई है हाईकोर्ट में, सीपीसी के माध्यम से अपीलीय अधिकारिकता दर्शाई गई। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम दांडिक विषयों से संबंधित। दांडिक विषयों से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता सुप्रीम कोर्ट की क्या होगी और हाई कोर्ट की क्या होगी। पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट की दांडिक विषयों से अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी कि कोई भी हाई कोर्ट हो, उसने किसी भी प्रकार का निर्णय दिया है, किसी भी प्रकार की डिक्री पारित की है और किसी भी प्रकार की डिक्री पारित किया है या किसी भी प्रकार का आदेश पारित किया है, किस मामले में? दांडिक विषयों से संबंधित किसी मामले में यदि कोई निर्णय दिया है किसने, किसी भी हाई कोर्ट ने, तो उसके निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दांडिक विषयों से संबंधित अपीलीय अधिकारिकता की जो शक्ति हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दी गई है उसके तहत जाया जा सकता है। लेकिन यहां भी कुछ शर्तें आरोपित की गई हैं। शर्त क्या है कि यदि कोई दांडिक विषय है उसके अंतर्गत हाईकोर्ट ने क्या किया है, अधीनस्थ कोर्ट, यानी हाईकोर्ट के पास मामला नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय में पहले मामला था, अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपील में कहां आता है? हाईकोर्ट में आता है। और यहां हाईकोर्ट क्या करता है? अधीनस्थ कोर्ट के आदेश को पलट देता है और पलट कर क्या करता है, मान लो मृत्यु की सजा दे दे, तब यह मामला सीधा कहां जा सकता है? अपील के द्वारा कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है। दूसरी शर्त क्या हो सकती है? या तो यह हो या मामला कैसा हो कि अधीनस्थ कोर्ट से मामला स्थानांतरित करवाया हाईकोर्ट ने, अपील में नहीं आया, अधीनस्थ कोर्ट से हाईकोर्ट ने मामला अपने पास में मंगवाया और मामले में अपने पास मंगवाकर मृत्यु दंड को क्या कर दिया, मृत्यु दंड जो है वो दे दिया। उस मामले में क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। या अधीनस्थ कोर्ट से मामला मंगवाकर किसी को क्या कर दिया? दोषी करार दे दिया। तो उस मामले में भी पीड़ित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर जा सकता है। तीसरा, ये दोनों चीजें लागू होने के बाद, इनमें से कोई एक चीज लागू होने के बाद, या है, या का तात्पर्य या तो ये लागू हो या ये लागू हो, इनमें से कोई चीज लागू होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में तब तक नहीं जाया जा सकता जब तक क्या नहीं करे, हाईकोर्ट ये प्रमाणित करे, एक सर्टिफिकेट दे हाईकोर्ट कि हां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। तो हाईकोर्ट का सर्टिफिकेट यहां आवश्यक होता है। अच्छा, ये जो सारी की सारी अधिकारिकता हमने ऊपर देखी दांडिक विषयों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की, उसके लिए संविधान में एक लाइन और लिख दी गई। लाइन क्या लिख दी गई कि ये सारी की सारी अधिकारिकता जो होंगी वो एक तो न्यायालय के जो नियम होंगे, कोर्ट के जो नियम होंगे उनके अधीन होगी, यानी उनके अनुसार होनी चाहिए। दूसरी लाइन क्या लिख दी गई कि संसद चाहे तो इस अधिकारिकता में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है, लेकिन उसके लिए संसद को क्या बनाना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है संसद वृद्धि कर सकती है, केवल कमी नहीं। तो संसद सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिकता में इन बिंदुओं के अलावा और भी अधिकारिकता में वृद्धि कर सकती है कि इन दांडिक मामलों के संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसद विधि बनाएगी, कानून बनाएगी और उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट की दांडिक विषयों से संबंधित जो अपीलीय अधिकारिकता है उसमें वृद्धि की जा सकती है। अब बात करें हाईकोर्ट के संदर्भ में, तो हाईकोर्ट के संदर्भ में संविधान में सीधे तौर पर यह नहीं लिखा गया है कि दांडिक विषयों के संबंध में हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता क्या होगी। तो फिर क्या लिखा गया है? यह लिखा गया है, जैसे हमने पहले भी बात की, कि हाईकोर्ट की अपीलीय अधिकारिकता या किसी भी प्रकार की अधिकारिकता, ना तो वहां अपीलीय, ना प्रारंभिक अधिकारिकता, ना ही दांडिक विषयों के संबंध में अधिकारिकता, ना ही सिविल विषयों से संबंधित अधिकारिकता शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान में यह प्रयोग किया गया है कि हाईकोर्ट की अधिकारिकता वही होगी जो उसे संविधान लागू होने से पूर्व प्राप्त थी। और संविधान लागू होने से पूर्व हाईकोर्ट को अधिकारिकता या फिर किसी कानून के तहत
हाई कोर्ट को आधिकारिकता प्राप्त होगी संसद के किसी कानून के तहत। तो संसद का इसी प्रकार का एक कानून है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और दूसरा है आईपीसी, भारतीय दंड संहिता 1860। इन दोनों में हाईकोर्ट की अपीलीय आधिकारिकता के बारे में बताया गया है। और यह अपीलीय आधिकारिकता क्या क्या बताई गई है? सबसे पहली चीज, कोई भी ऐसा मामला, दांडिक विषयों से संबंधित कोई भी ऐसा मामला जिसमें सेशन कोर्ट ने, सेशन कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से नीचे का एक कोर्ट मान लो, ठीक है, उसने क्या करी है, 7 वर्ष से अधिक की कारावास या जेल की सजा यदि सुनाई है तो उस निर्णय के विरुद्ध अपील लेकर हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, पहला चीज। दूसरा, सेशन कोर्ट ने क्या किया, मृत्युदंड का जो आदेश है वो दे दिया। तो सेशन कोर्ट मृत्युदंड का जब आदेश दे दे तो भी इस निर्णय के विरुद्ध क्या किया जा सकता है, अपील लेके हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। यहां एक बात गौर करने की है कि यदि मृत्युदंड किसी व्यक्ति को दिया गया है तो वो व्यक्ति क्या करे, अपील ना भी करे तो भी क्या करे, करे या चाहे न करे अपील, उसके लिए क्या आवश्यक होगा, हाई कोर्ट की मंजूरी आवश्यक होगी। यानी मृत्युदंड यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने दे दिया तो या तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है उस निर्णय के विरुद्ध। यदि पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट में नहीं जा रहा है तो भी इस सजा को लागू करने के लिए हाई कोर्ट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। ऐसी व्यवस्था सीआरपीसी एक्ट में की गई है। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में कुछ अन्य मामले भी दर्शाए गए हैं, उनके तहत भी क्या किया जा सकता है, जाया जा सकता है कहां पर, हाई कोर्ट में, दांडिक विषयों के संबंध में अपील लेकर। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की दांडिक सिविल विषयों के संबंध में अपीलीय आधिकारिकता की किन किन दांडिक विषयों के निर्णयों के विरुद्ध और किन किन सिविल विषयों से संबंधित निर्णयों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई पीड़ित व्यक्ति जा सकता है। आधिकारिकता की इस प्रकार से हमने बात की। अब सुप्रीम कोर्ट में जब हमने अपील की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपील 2 प्रकार से की जा सकती है। पहला, जैसा हमने देखा था कि हाई कोर्ट इसके लिए क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा कि हां यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य है। ऐसा प्रमाण पत्र कौन देता है, हाई कोर्ट देता है। और इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद ही हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील हेतु प्रमाण पत्र दिया जाए या नहीं दिया जाए, यह निर्णय किस पर निर्भर करता है, हाई कोर्ट पर करता है। और कितने समय में दिया जाए, यह भी, इसके लिए भी क्या लिखा गया है हमारे संविधान में कि हाई कोर्ट यथाशीघ्र ऐसा क्या देगा, प्रमाण पत्र देगा। तो कितने समय में देगा, उसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो यथाशीघ्र देगा। ठीक है, देगा या नहीं देगा यह किसके विवेक पे छोड़ा गया है, हाई कोर्ट के विवेक पर छोड़ा गया है। और ऐसा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए चाहे तो पीड़ित व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि मुझे ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाए, या फिर हाई कोर्ट स्वयं प्रेरणा से ही खुद ही क्या कहे कि हाँ ये मामला क्या जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। या फिर सरकार भी यदि क्या करे, मौखिक रूप से आवेदन करे कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, तो तब भी हाई कोर्ट क्या कर सकता है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र दे सकता है कि हाँ ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना आवश्यक है, तो इसकी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है सुप्रीम कोर्ट की विशेष इजाजत से भी, विशेष इजाजत से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो क्या है विशेष इजाजत, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, विशेष इजाजत दे सकता है किसी भी मामले में के लिए कि हाँ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आने लायक है। वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने विवेकानुसार कार्य कर सकता है। और किसी भी कोर्ट ने, चाहे अधीनस्थ कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे कोई ट्रिब्यूनल हो देश का, उसके द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के विरुद्ध, यानी देश के किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं विवेक से ये कह सकता है कि ये इसके विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है, विशेष इजाजत से अपील। तो स्वयं प्रेरणा से क्या कर सकता है, अपने विवेकानुसार, स्वयं प्रेरणा से नहीं विवेकानुसार, यानी कोई पीड़ित व्यक्ति क्या करे, सुप्रीम कोर्ट को कहे कि यह मामला क्या करना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, और उसके पास में हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने विवेक के अनुसार मान सकता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए, और इसके लिए विशेष इजाजत दे देता है कि हाँ ये मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास लेके आओ,
तब हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना भी ये मामला कहां जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। लेकिन ये किस पर लागू नहीं होगा, सशस्त्र बलों से संबंधित जो न्यायालय हैं या ट्रिब्यूनल हैं, उनके निर्णयों के विरुद्ध इस प्रकार से विशेष इजाजत देके भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसी स्पष्ट व्याख्या हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में अपील के जो माध्यम है कि किस किस प्रकार से अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के संदर्भ में हमने आधिकारिकता की बात की कि ये आधिकारिकता या ये जुरिस्डिक्शन, ये अधिकार क्या होंगे, इनको प्राप्त होंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिकता यदि बढ़ानी है तो उसके लिए क्या विधि है, किस प्रकार से इसको बढ़ाया जा सकता है? क्या उसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा या राष्ट्रपति कहेगा या कोई अन्य तरीका है? तो उसके संदर्भ में हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। यदि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में वृद्धि करनी है तो ऐसा कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, संसद, यानी संसद विधि बनाकर क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट की जो आधिकारिकताएं हमारे संविधान में बताई गई हैं उनको क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, वृद्धि कर सकती है। लेकिन संसद केवल किस विषय से संबंधित मामले, संघ सूची से संबंधित जो मामले हैं, संघ सूची अर्थात ऐसे मामले जिन पर केवल केंद्र सरकार या संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, उन मामलों से संबंधित आधिकारिकता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैसे, विधि बनाकर या एक्ट बनाकर। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार में क्या हो जाए, विशेष करार हो जाए और उस करार के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में वृद्धि की जा सकती है। यानी संघ सरकार और राज्य की सरकारें आपस में कोई करार करें, समझौता करें, उसके द्वारा ये निर्णय करें कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में इतनी वृद्धि और कर दी जाए, तो भी क्या की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता बढ़ाई जा सकती है। तो आप यहां देखें, यहां भारत का जो संघीय चरित्र है उसको मजबूत करने की कोशिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को भी एक तरफ क्या करा गया है, करार के लिए संघ के बराबर पार्टी माना गया है। तो ये बात हुई किसकी, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता किस प्रकार बढ़ाई जाए उसकी। अब हम बात करें कि क्या हाई कोर्ट की आधिकारिकता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट की आधिकारिकता को भी क्या करा जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। यहां परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया है, यहां बढ़ाने का बात किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता में तो केवल वृद्धि की जा सकती है, जबकि हाई कोर्ट की आधिकारिकता में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कुछ कटौती भी की जा सकती है, बढ़ाया भी जा सकता है। कैसे, संसद कर सकता है या फिर संबंधित राज्य का विधानमंडल कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा। पहला हमने बताया संसद कर सकता है, दूसरा क्या, विधानमंडल कर सकता है। तो संसद क्या कर सकता है, उसके लिए एक्ट बनाएगा, और क्या कर सकता है, एक्ट बनाकर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश पर किसी राज्य के हाईकोर्ट की आधिकारिकता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है या समाप्त कर सकता है। यानी कोई हाईकोर्ट का न्याय क्षेत्र किसी केंद्र शासित प्रदेश पर लागू कर सकता है या हटा सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट की आधिकारिकता किसी केंद्र शासित प्रदेश पर क्या कर सकता है, लागू भी कर सकता है, उसे समाप्त भी कर सकता है। कौन, ये अधिकार किसको है, संसद को। और संसद ऐसा कैसे करेगा, विधि बनाकर या एक्ट बनाकर करेगा। इसके अलावा संसद क्या कर सकता है, विधि बनाकर, कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों या एक राज्य और एक यूटी या दो राज्य या एक यूटी या एक से अधिक यूटी के लिए एक ही हाईकोर्ट स्थापित कर सकती है। संसद विधि बनाकर ऐसा कह सकती है कि इन दो राज्यों के लिए या इन राज्य और इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अब से एक ही हाईकोर्ट कार्य करेगा। जैसे सपोज राजस्थान हाईकोर्ट के संदर्भ में ये कह सकती है, संसद के पास ये अधिकार है कि संसद विधि बनाए और विधि बनाकर ये कह सके कि दूसरा कोई राज्य है उसके लिए भी ये हाईकोर्ट कार्य करेगा। तो इस प्रकार की जो आधिकारिकता घटाने और बढ़ाने का जो है वो अधिकार संसद को दिया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। तो ये बात हुई आधिकारिकता, और आधिकारिकता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में बात। अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट की आधिकारिकता, सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिकता के बारे में बात कर चुके हम। अब हम बात करेंगे शक्तियों के बारे में कि किस प्रकार की शक्तियां हमारे संविधान के द्वारा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। उसमें पहली प्रकार की जो शक्ति है उसको नाम दिया है आनुषंगिक शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में यह व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रकार की आनुषंगिक शक्तियां किसको प्रदान की गई हैं, हमारे संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई हैं।
तो आनुषंगिक आनुषंगिक शक्ति का तात्पर्य क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ अनुपूरक शक्तियां, कुछ अन्य शक्तियां भी प्रदान की जा सकती है। किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? इसके लिए तरीका क्या बताया गया है? संसद द्वारा प्रदान की जा सकती है। कैसे करेगी संसद? संसद को इसके लिए एक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? संसद कोई एक्ट बनाकर सुप्रीम कोर्ट को कुछ अनुपूरक शक्तियां, कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी प्रदान कर सकती हैं। और वो किस मामलों के लिए कर सकती है? केवल पहला क्या बताया गया संविधान में? यदि सुप्रीम कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन या आधिकारिकता का प्रयोग करने के लिए कुछ दिक्कत लग रही हो, तो उस आधिकारिकता का प्रयोग प्रभावी रूप से सुप्रीम कोर्ट कर पाए, या ऐसी कुछ आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को महसूस हो रही हो कि प्रभावी तरीके से या वांछनीय तरीके से क्या करना है, उसको अपनी आधिकारिकता का प्रयोग करना है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट को पहले से दिए गए जो अधिकार हैं उनका प्रयोग और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, बात का मूल अर्थ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को जो पहले से आधिकारिकता या अधिकार दिए गए हैं, जो शक्तियां दी गई हैं, उन शक्तियों का अच्छे से प्रभावी तरीके से सुप्रीम कोर्ट उपयोग कर सके, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ अतिरिक्त शक्तियां भी दी जा सकती हैं, जिन्हें क्या कहा गया? आनुषंगिक शक्तियां कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो आनुषंगिक शक्तियां या अतिरिक्त शक्तियां दी जाएंगी, वो ऐसा ना हो कि संविधान से बाहर जाकर दे दी जाए, यानी संविधान के उपबंधों के अनुसार होने चाहिए, हमारे संविधान की भावना के अनुसार ये शक्तियां होनी चाहिए। ये बात करी हमने सुप्रीम कोर्ट की आनुषंगिक शक्ति क्या होती है उसके बारे में। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही एक प्रकार की शक्ति प्राप्त है, वो है रिट जारी करने की शक्ति। किसकी शक्ति? रिट जारी करने की। रिट शक्ति यानी रिट जारी शक्ति करने की। सबसे पहले तो हम समझ लें कि रिट क्या होती है। रिट एक प्रकार का आवेदन होता है, एक प्रकार का प्रार्थना पत्र होता है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है? कोर्ट के समक्ष जाया जा सकता है। ठीक है, तो हाईकोर्ट द्वारा ये जो रिट हैं वो जारी की जाती हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ये रिट जारी की जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है वो केवल किसके लिए की जाती है? मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए की जाती है। और कौन कौन सी रिट जारी की जाती हैं? एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा, ये 4 प्रकार, और एक उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति किस संदर्भ में है? केवल मूल अधिकारों को लागू करवाने के संदर्भ में है। दूसरी चीज, ये जो रिट जो हमने बात करी ऊपर, ये रिट निकालने की शक्ति संसद किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी कोर्ट को भी संसद ये रिट निकालने की शक्ति दे सकती है। साथ ही साथ संसद चाहे तो मूल अधिकारों से भिन्न किसी अन्य मामलों के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दे सकती है। तो रिट जारी करने की शक्ति में क्या कहा गया है? वापस से हम देखें, सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन कब जारी कर सकता है? संविधान में क्या लिखा है? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने होने पर उनको लागू करवाने के लिए जारी कर सकता है। लेकिन संसद चाहे तो क्या कर सकता है? मूल अधिकारों से भिन्न, मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। और दूसरा, संसद चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी न्यायालय को भी इस प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है। यह बात करी सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। अब ये जो हमने रिट देखी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये क्या होती है? इसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं जब हमने मूल अधिकारों के तहत आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार पढ़ा था, उसमें हम इसकी विस्तार से बात कर चुके हैं, विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। हाईकोर्ट के बारे में यदि बात करें कि हाईकोर्ट की रिट जारी करने की जो शक्ति होगी वो क्या होगी, तो हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति के विषय में क्या कहा गया है? हाईकोर्ट क्या कर सकता है? मूल, एक तो किसके संदर्भ में? मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकता है। दूसरा, एक बिंदु और है यहां पर कि अन्य किसी प्रयोजन के लिए भी क्या कर सकता है। अब ये अन्य प्रयोजन क्या है, ये संविधान में नहीं बताया गया। संविधान में क्या कहा गया है? मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए या किसी दूसरे पर्पज के लिए भी क्या कर सकता है। ये जो रिट सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमने देखी थी, वो रिट क्या कर सकता है? उसी प्रकार की रिट हाईकोर्ट भी जारी कर सकता है, लेकिन वो रिट
का जो क्षेत्र है वो कहां लागू होगा, जहां जहां तक हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र होगा, यानी संबंधित राज्य में क्या कर सकता है, इस प्रकार की रिट जारी कर सकता है। राज्य क्षेत्र से बाहर, यानी हाईकोर्ट जिस राज्य का है उस राज्य से बाहर के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन यदि लागू करने का कारण क्या हो, राज्य का हो। यानी जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आंध्र प्रदेश का कोई हाईकोर्ट है, ठीक है, उस आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा आंध्र प्रदेश में ही रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए तो हाईकोर्ट की क्या करा जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि इस व्यक्ति को हमारे सामने लाओ, ऐसी रिट जारी कर सकता है। चाहे व्यक्ति क्या हो, मुंबई में यदि हो तो अब मुंबई या महाराष्ट्र में से भी इस व्यक्ति को लाना होगा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष। यानी रिट जारी करने वाला व्यक्ति चूंकि कहां है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है, लेकिन वो उसको मान लो अपहरण करके कहां ले जाया गया, बंबई ले जाया गया, तो भी क्या होगा, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष इसको लाना होगा, क्योंकि रिट जारी करने का कारण क्या है, राज्य का इसका मूल निवासी होना इस व्यक्ति का है। तो इस प्रकार से राज्य के बाहर भी ये रिट जो है हाईकोर्ट की द्वारा जारी गई रिट, हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई रिट जो है उनकी पालना करनी होगी, यदि क्या होगा, मामला संबंधित है किससे, उस राज्य के हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार से संबंधित है तब। तो ये बात करी हमने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा जो रिट जारी करने की शक्ति है वो किस प्रकार की है। अब एक और शक्ति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, वो शक्ति किस प्रकार की है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों को अपने पास मंगवा सकते हैं। यानी किसी और कोर्ट में वो मामले चल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को लगता है कि इन पर तो निर्णय हमें देना है, हमें देना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, उस मामले को अपने पास मंगवा सकते हैं, स्वयं के पास अंतरण करवा सकते हैं। इसे अंतरण की शक्ति कहा जाता है, स्वयं के पास मामले मंगवाने की शक्ति कहा जाता है। तो पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट को किस प्रकार की शक्ति इस संदर्भ में प्राप्त है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, चाहे किसी भी हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो उसको अपने पास में मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले को अपने पास में स्थानांतरित करवा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त क्या लिखी गई है संविधान में, पहला, उस मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है। सारवान प्रश्न या तो निहित है, और उसके लिए या तो किसी पीड़ित व्यक्ति ने या जो केंद्र सरकार में महान्यायवादी का एक पद होता है, अटॉर्नी जनरल का पद होता है, या तो अटॉर्नी जनरल आवेदन करे या कोई पक्षकार, उस मामले का कोई पक्षकार क्या करे, आवेदन करे, या अपने आप भी, या तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं को यह लगे कि इस मामले को मंगवाना चाहिए, या क्या कहे, महान्यायवादी कहे, या जिन दो व्यक्तियों के बीच में केस चल रहा है उनमें से कोई सा भी पार्टी जाके कहे कि हाँ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के पास में स्थानांतरित किया जाना चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करके क्या कर सकता है, अपने पास में मंगवा सकता है। अब अपने पास में मंगवाकर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, या तो इस मामले को डिसाइड कर देगा, निर्णय दे देगा कि हाँ इस पर हम ये निर्णय देते हैं, या उस मामले में जो विधि का प्रश्न जुड़ा हुआ है, जिस प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट को लगा था कि यह मामला हमारे पास में आना चाहिए, उस प्रश्न का तो क्या कर देगा, निर्णय कर देगा, उस प्रश्न को तो निर्णित कर देगा और वापस हाईकोर्ट को मामला भेज देगा, और हाईकोर्ट को कह देगा कि जो निर्णय मैंने किया है, जो निर्णय यानी विधि के प्रश्न का जो निर्णय मैंने किया है, ये जो मामला है उस निर्णय के क्या हो, समानुपाती होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है जो विधि का प्रश्न इसमें निहित है उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णित कर दिया गया, वापस मामला हाईकोर्ट के पास भेज दिया गया। अब हाईकोर्ट को क्या कहा जाएगा कि जैसा सुप्रीम कोर्ट की भावना है इस संदर्भ में, उसके अनुसार सुप्रीम हाईकोर्ट को क्या होगा, निर्णय यहां लेने के लिए कह दिया जाएगा, और हाईकोर्ट उसी के अनुसार, उस भावना के अनुसार ही क्या लेगा, निर्णय लेगा। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने विधि के सारवान प्रश्न को हल करने के लिए जिस भावना को अपनाया था, उसी के अनुसार पूरे मामले को क्या करा जाएगा, निर्णित किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। इसके अलावा न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, किसी भी हाईकोर्ट में लंबित मामले को स्वयं के पास में मंगवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें तो क्या है, ऐसा है कि न्याय का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पा रहा, तो न्याय, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को न्याय लागू करवाना है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बनाए, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि इससे न्याय की प्राप्ति नहीं हो पा रही किसी भी पक्षकार को, तो वो अपने पास में मामले को स्थानांतरित करवा सकता है। ये थे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां किस मामले में, किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करवाने के संदर्भ में। अब हम बात करेंगे हाईकोर्ट को भी क्या ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं, तो हाईकोर्ट को भी इस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। हाईकोर्ट भी कुछ मामलों को अपने पास में मंगवा सकता है। पहला, यदि
संविधान की व्याख्या, संविधान निर्वचन, निर्वचन का तात्पर्य है संविधान की व्याख्या के बारे में कोई बात है या किसी विधि की व्याख्या या विधि का कोई सारवान प्रश्न किसी मामले में निहित लगता है किसको, हाईकोर्ट को। तो हाईकोर्ट मामला अपने पास में स्थानांतरित करवा सकता है या तो क्या कर सकता है, स्वप्रेरणा से, ठीक है। और यहां हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट कैसे मंगवा सकता है, या तो स्वप्रेरणा से या पक्षकार के आवेदन से या महान्यायवादी के आवेदन से, जबकि हाईकोर्ट अपने पास में मामला केवल और केवल स्वप्रेरणा से ही मंगवा सकता है, किसी के आवेदन पर नहीं मंगवाएगा। स्वप्रेरणा से वो मामला अपने पास में मंगवाएगा। और वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट या तो इस मामले में निर्णय दे देता है या फिर क्या करता है, जिस प्रश्न के बारे में हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि यह मामला यहां आना चाहिए, उस मामले को क्या कर देता है, निर्णित कर देता है, उस पर निर्णय दे देता है और वापस अधीनस्थ न्यायालय के पास में भेज देता है और कहता है कि इसी के अनुसार आपको इसका निर्णय देना है। तो ये क्या हुआ, अपने पास मामले मंगवाने की शक्ति किसकी, हाईकोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, कि किस प्रकार से किन किन तरीकों से मामला अपने पास में मंगवा सकता है, कब मंगवा सकता है और उन पर निर्णय किस प्रकार से होता है। ये शक्ति कौन सी थी, स्थानांतरित करवाने की शक्ति। अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की एक और शक्ति है जिसके अंतर्गत वो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्हें दूसरी एक और शक्ति प्राप्त है कि ये अपनी अवमानना के लिए क्या कर सकते हैं, दंड भी दे सकते हैं। इन दोनों शक्तियों के बारे में बात करें तो अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करने का तात्पर्य क्या है। अभिलेख न्यायालय के रूप में तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए डिसीजन जो उससे अधीन कोर्ट है उसके लिए एक नजीर होंगे, उदाहरण होंगे, और हाई कोर्ट उसको एक उदाहरण के रूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को उदाहरण के रूप में लेते हुए अपने फैसले देगा। इसी प्रकार हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उससे निचली अदालतों पर क्या एक उदाहरण के रूप में लिए जाएंगे और उसी के आधार पर निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किए जाएंगे। यानी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने से उच्च जो न्यायालय हैं उनके फैसले को नजीर उदाहरण के रूप में लेते हुए उनकी भावना के अनुसार ही निर्णय देना क्या कहलाता है, अभिलेख न्यायालय। यानी एक ही विषय से संबंधित किसी मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले को हाई कोर्ट क्या करेगा, नजीर या उदाहरण के रूप में लेते हुए फैसला देगा। और हाई कोर्ट द्वारा फैसले दिए हुए जो फैसले हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसलों को उससे निचली अदालतें क्या लेंगी, एक नजीर के रूप में लेंगी। तो इस प्रकार को क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय। यानी किसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने किसी प्रकार का फैसला दिया है तो वो क्या होगा, सभी न्यायालयों पर क्या होता है, लागू होता है एक उदाहरण के रूप में। ये क्या कहलाती है, अभिलेख न्यायालय की शक्ति प्राप्त होना। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं, अपना कहना ना मानने के लिए क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी दोनों ही क्या कर सकते हैं, अपना कहना न मानने पर या उनका आदेश न लागू होने पर संबंधित व्यक्ति को क्या कर सकते हैं या संस्था को क्या कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुनरावलोकन की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है। पुनरावलोकन का तात्पर्य है पहले से, देखिए पहले से, पुनरावलोकन, ठीक है। आपने दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो न्यायिक समीक्षा, एक तो अपने निर्णयों की समीक्षा, ठीक है। न्यायिक समीक्षा का या जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य है संसद या किसी अन्य कार्यकारी संस्था के द्वारा दिए गए आदेशों की संवैधानिक जो है वो संवैधानिक है या नहीं, इसकी व्याख्या करना तो क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। क्या कहलाता है, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा। जबकि न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है पुनरावलोकन, अपने स्वयं के आदेशों का भी क्या कर सकते हैं, ये पुनरावलोकन कर सकते हैं। यानी संसद द्वारा बनाए गए नियम, विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानून है उनकी तो समीक्षा ये कर सकते हैं, साथ ही साथ ये अपने द्वारा जारी किए गए पूर्व के आदेशों का भी वापिस से क्या कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, वापिस से उसकी समीक्षा कर सकते हैं। उसे क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। अपने आदेशों के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने द्वारा किसी भी दिए गए निर्णय या आदेशों का क्या कर सकता है, रिव्यू कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। हाई कोर्ट को भी क्या इस प्रकार की शक्ति प्राप्त है। इसकी व्याख्या संविधान में तो नहीं की गई, लेकिन हाई कोर्ट को भी इस प्रकार की जो है वो शक्ति प्राप्त है, लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद में इस प्रकार की बात नहीं की गई है।
लेकिन इसे किस प्रकार से ये प्राप्त है? जैसा हमने देखा कि संविधान में हाईकोर्ट के आधिकारिकता के संदर्भ में ये कहा गया है कि हाईकोर्ट को वे आधिकारिकता प्राप्त होंगी जो संविधान लागू होने से पूर्व प्राप्त थी, और संविधान लागू होने से पूर्व इसे इस प्रकार की पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त थी, तो सभी हाईकोर्ट को इस तरीके से अपने आदेशों के पुनरावलोकन की शक्ति भी प्राप्त होती है। अब अन्य शक्ति जो सुप्रीम कोर्ट की है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने यदि कोई विधि बना दी, विधि बनाता नहीं है सुप्रीम कोर्ट, विधि बनाने का कार्य किसका है? संसद और विधानमंडल का है। लेकिन यदि किसी प्रकार के निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने कोई नियम बना दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये जो विधि है ये इस प्रकार से लागू होगी, बनाई तो विधि किसने? संसद ने और विधानमंडल ने, लेकिन न्यायालय ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये विधि इस प्रकार से लागू होनी चाहिए। तो यदि ऐसा कह देता है तो वो सभी न्यायालयों पर क्या होगा? बाध्यकारी हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी, वो भारत के सभी प्रकार के जो कोर्ट हैं उन पर बाध्यकारी होगी, कोई भी उससे आगे जाकर कार्य नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस प्रकार से क्या होता है? एक प्रकार से अंतिम होता है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिक्री या आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको पालन करवाने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास में प्राप्त होती है। और कैसे प्राप्त होती है? कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष किसी भी लंबित या कोई भी लंबित वाद या कोई भी केस उसके पास आता है तो उसके संदर्भ में क्या करता है? या तो डिक्री या आदेश जारी करता है, डिक्री या आदेश जारी करता है, या किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? हाजिर होने के लिए कह सकता है, दस्तावेज पेश करने के लिए कह सकता है, या उसको लगता है कि उसकी अवमानना की जा रही है तो उसके लिए क्या कर सकता है? जांच कर सकता है और दंड दे सकता है। इन सभी चीजों के लिए कोई आदेश जारी कर सकता है, या तो अपना डिसीजन, जुडिशियल जो डिसीजन है, निर्णय, किसी वाद में निर्णय दे सकता है, या कोई वाद लंबित है लेकिन वाद लंबित रहने के दौरान निर्णय नहीं दिया गया है उस वाद पे और ऐसा आवश्यक लगे सुप्रीम कोर्ट की कि किसी व्यक्ति को बुलाना है, किसी दस्तावेज को पेश किया जाना आवश्यक है, ठीक है, या फिर किसी को बीच में ही दंड दिया जाना आवश्यक है, तो ऐसे सभी कार्य भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ऐसी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में डिक्री और आदेश जारी कर सकता है। और जब ऐसा डिक्री आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कर दिया जाता है तो वो भारत में सर्वत्र लागू होता है। क्या होता है? सर्वत्र लागू होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात मनवाने का भी जो है उपाय संविधान में दिया गया है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी बातों को मनवाया जा सकता है, अपने डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। एक अन्य शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट की वो है राष्ट्रपति को परामर्श। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन कब देता है? जब राष्ट्रपति मांगे। जब राष्ट्रपति मांगे उस मामले में क्या है? आर्टिकल 143 में इस प्रकार की विशेष शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि किसी मामले में ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, राष्ट्रपति क्या करता है? सलाह मांगता है। किससे? सुप्रीम कोर्ट से। कब मांगता है? जब राष्ट्रपति को यह लगता है कि इस मामले में क्या है, ये मामला क्या है, व्यापक महत्व का है, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेना चाहिए। तो इन दोनों मामलों के होने पर क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इस पर क्या देता है? सलाह देता है। सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित करेगा कौन? राष्ट्रपति की इस पर सलाह दो। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अब इस पर क्या करता है? सलाह देता है। और सलाह के लिए 5 न्यायाधीशों की क्या बनाई जाएगी? एक बेंच गठित की जाती है और इसके द्वारा इस मामले में क्या की जाती है? सुनवाई की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे देता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? बाध्य है। यानी राष्ट्रपति जब आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बाध्यता है कि उसे सलाह देनी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट से सलाह राष्ट्रपति कब मांग सकता है? इसके संदर्भ में हमारे संविधान में ये 2 बातें लिखी गई हैं कि या तो राष्ट्रपति को लगे कि व्यापक महत्व का मामला है, या राष्ट्रपति को लगे कि इस पे तो सलाह लेनी ही चाहिए। अब सलाह मांगेगा तो राष्ट्रपति को सलाह देना बाध्य होगा। किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के लिए। लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को माने या ना माने यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसके लिए संविधान में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं दर्शाई गई है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि माने या न माने। सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति के मामले पर, ऐसी बाध्यता आरोपित की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत। लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा, इस प्रकार की कोई बाध्यता लागू नहीं है राष्ट्रपति के ऊपर।
अच्छा, एक चीज और, संविधान लागू होने से पहले के जो विवाद हैं उन पर भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सलाह मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो यहां इस प्रकार से इस तथ्य से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्या राष्ट्रपति संविधान लागू होने से पहले के मामलों पर भी सलाह जो है वो मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो हाँ, उन मामलों पर भी राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है। तो ये थी किस प्रकार से राष्ट्रपति सलाह मांगता है, किससे, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट से। अब बात करते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जब आदेश देता है तो वो आदेश लागू कैसे होंगे, उसके लिए हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जितने भी अधिकारी हैं भारत के या राज्यों के, जितने भी सिविल या न्यायिक अधिकारी हैं, चाहे वो सिविल अधिकारी हो, प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे किसी कोर्ट के अधिकारी हो, वे सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको लागू करवाने के लिए कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट अपनी व्यवस्थाएं लागू कराएगा, अपने निर्णय लागू कराएगा, उसके लिए भी संविधान में उत्पन्न किए गए हैं। तो इस प्रकार से कुछ शक्तियां हमारे संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को विशेष रूप से प्राप्त की गई है। और इसी प्रकार की एक शक्ति है न्यायालय के लिए नियम बनाना। एक और शक्ति जो हमारे संविधान में दी गई है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, वो है नियम बनाना। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यायालय की प्रक्रिया जो है किस प्रकार से होगी, यानी न्यायालय की पद्धति क्या होगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इस प्रक्रिया का विनियमन करा जाएगा, इसके लिए सारे के सारे जो नियम बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं। ऐसी शक्ति दी गई है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वयं बनाए जाएंगे। लेकिन एक चीज इसमें यहां कही गई है संविधान में कि इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन लेना पड़ेगा। देखिए, यहां जब हम न्यायपालिका को पढ़ेंगे तो शब्दों का बड़ा महत्व है। कहीं कहीं सलाह शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं पर परामर्श शब्द का प्रयोग किया गया है और कहीं पर अनुमोदन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो न्यायालय जब अपना नियम बनाएगा तो उसके लिए सलाह नहीं, राष्ट्रपति से क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। और ये जो नियम बनाए गए हैं ये मनमाने नहीं होंगे। मनमाने नहीं होंगे उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि ये नियम संसद यदि इस संदर्भ में कोई विधि बनाता है तो उसके अधीन रहेंगे। यानी संसद ने कोई विधि बनाई है उसको सुपरसीड करके न्यायालय अपने लिए नियम नहीं बना सकता। और ये जो नियम बनाए जाएंगे उसके द्वारा न्यायालय की पद्धति, प्रक्रिया आदि का क्या होगा, विनियमन होगा। साथ ही साथ किस प्रकार से विधि व्यवसाय यानी वकालत कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है, अपील कैसे की जा सकती है, किन्हीं मामलों को कोर्ट अपने पास में कैसे मंगवा सकता है, मूल अधिकारों का परिवर्तन किस प्रकार से कराया जा सकता है, पुनरावलोकन की प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट की फीस क्या होगी, जमानत कैसे दी जाएगी, किसी मामले को सुनने हेतु जजों की संख्या है वो कितनी होगी, इन सभी के बारे में जो व्यवस्थाएं की जाती हैं वो न्यायालय द्वारा इन नियमों के तहत ही की जाती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त संविधान में एक बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है कि यदि संविधान के निर्वचन यानी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न होगा या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो उसकी सुनवाई के लिए कम से कम 5 जज बैठेंगे। बाकी के मामलों की सुनवाई के लिए कितने जज बैठेंगे ये न्यायालय अपने नियम बनाकर तय करे। लेकिन 2 मामले संविधान में ऐसे बता दिए गए जिनमें जजों की संख्या भी स्पष्ट रूप से बता दी गई है संविधान में कि ऐसे मामले जो संविधान की व्याख्या से संबंधित हैं और राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है उनमें तो कम से कम 5 जज बैठकर क्या करेंगे, फैसला लेंगे। बाकी के कितने जज होंगे बाकी के मामलों में वो किस पे छोड़ दिया गया है कि न्यायालय पे छोड़ दिया गया है कि न्यायालय इसके लिए नियम बनाए और निर्धारित करे। अब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, चाहे किसी भी प्रकार का निर्णय हो, चाहे राष्ट्रपति द्वारा क्या की गई हो, सलाह मांगी गई हो आर्टिकल 143 के तहत या अन्य किसी भी प्रकार का मामला हो, वो खुले न्यायालय में किया जाएगा, खुले न्यायालय में सुना जाएगा। यानी सबके समक्ष क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, अलग से उसको नहीं सुना जाएगा। और जो निर्णय दिए जाएंगे न्यायालय द्वारा, यदि 5 जज की कोई कमेटी बैठी है मान लो, उसमें कोई निर्णय दिया जाना है, जैसे 7 जज बैठे तो निर्णय कैसे दिए जाएंगे, बहुमत से। यानी इन 7 जजों में से यदि 4 जज पक्ष में हैं और 3 क्या है, विपक्ष में है, तो ये वाला फैसला क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। यानी जहां न्यायाधीशों की ज्यादा संख्या जिस चीज के लिए कहेगी वो निर्णय क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। लेकिन जो असहमत सदस्य हैं
वो भी क्या कर सकते हैं, अपनी राय जरूर दे सकते हैं, लेकिन निर्णय कौन सा लागू होगा, जो मेजोरिटी ऑफ जज कहें। ठीक है, यानी 5 जज हैं, उनमें से 3 जज यदि किसी चीज के लिए कहते हैं तो वो निर्णय लागू हो जाएगा, लेकिन बाकी के 2 जज भी क्या कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं न्यायालय के नियमों के संदर्भ में हमारे संविधान में की गई हैं, जिससे क्या की गई है, जिससे न्यायालय को अपने क्या प्राप्त होती हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनके द्वारा वो क्या करा सकती है, अपने फैसलों को लागू करवा सकती है या अपने लिए नियम बना सकते हैं। अगली जो बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में कही गई है, वो है उनके अधिकारी, सेवक और व्यय के बारे में, कि अधिकारी, सेवक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्य कर रहे हैं, जजेस के अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस या न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्ति भी कार्य करते हैं, तो हमारे संविधान में उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि उनको जो वेतन दिया जाएगा या कोर्ट का जो अन्य प्रकार का व्यय होगा उसका पैसा कहां से आएगा, उसके लिए भी क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के संदर्भ में हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों के अलावा अन्य जो व्यक्ति कार्य करेंगे उनकी जो नियुक्ति की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो किसके द्वारा की जाएगी, या तो मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश किसी व्यक्ति को इसके लिए क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है कि आप ऐसी नियुक्तियां करो। यानी जजेस के अलावा जो जो व्यक्ति न्यायालय में कार्य करेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश करेगा। लेकिन एक शर्त यहां दी गई है हमारे संविधान में कि इस नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यूपीएससी से परामर्श करने की अपेक्षा मुख्य न्यायाधीश से कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करेगा, जजेस के अलावा अन्य व्यक्ति जो भी कोर्ट में कार्य करते हैं उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करेगा, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से यह अपेक्षा कर सकता है कि आप इसके लिए यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग की क्या ले, सलाह ले। अब बात करें सेवा शर्तों की, कि ये जो व्यक्ति जो नियुक्त किए जा रहे हैं न्यायाधीशों के अलावा, इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, तो इनकी सेवा शर्तें भी या तो मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किसी सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा क्या की जाएंगी, निर्धारित की जाएंगी। और इन सभी व्यक्तियों के जो वेतन, भत्ते, पेंशन या इनकी सेवा संबंधी जो शर्तें हैं उनका अनुमोदन राष्ट्रपति से लेना होगा। यानी सेवा शर्तें बनाएगा तो कौन, मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अनुमोदन किससे लेगा, राष्ट्रपति से लेगा। इसी प्रकार से नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से अपेक्षा कर सकता है कि यूपीएससी की सलाह ले लो। अन्य जो व्यय होंगे, जितने भी व्यय होंगे वो सभी के सभी सुप्रीम कोर्ट के सभी व्यय किस पर भारित होंगे, संचित निधि पर भारित होंगे। और जितनी भी फीस कोर्ट को प्राप्त होगी वो संचित निधि का हिस्सा होगा, संचित निधि में जमा होगी। हाईकोर्ट के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हाईकोर्ट में जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, उनके अलावा जितने भी व्यक्ति कार्य करते हैं, जैसे कोई क्लर्क है, कोई रीडर है, उन सभी की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश को इसके लिए क्या कर देगा, अधिकृत कर देगा कि आपके द्वारा ये नियुक्तियां की जानी है। ठीक है, लेकिन राज्य का राज्यपाल क्या कह सकता है, हाईकोर्ट से ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि इसके लिए आप किससे ले लो, राज्य का जो लोक सेवा आयोग है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उससे आप क्या ले लो, सलाह ले लो, परामर्श ले लो, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है। सेवा शर्तों का जो निर्धारण किया जाएगा वो राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा, लेकिन इसके लिए राज्यपाल से जो अनुमोदन है वो अपेक्षित होगा। ठीक है, कि राज्यपाल से भी अनुमोदन ले लिया जाए। और इसके जितने भी वेतन भत्ते जो न्यायाधीश के अलावा अन्य व्यक्ति, क्लर्क है, रीडर है, जो काम कर रहा है किसमें, हाईकोर्ट में, उसके जो वेतन भत्ते होंगे वो राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट के जितने भी प्रशासनिक व्यय हैं, वेतन के अलावा अन्य व्यय जो कि कोर्ट को करने पड़ रहे हैं वो भी किस पर भारित होंगे, राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अन्य व्यय कौन से हो सकते हैं, जैसे अन्य व्यय किसी अधिकारी के लिए किसी वाहन की व्यवस्था है, उसके लिए तेल की व्यवस्था है, पेट्रोल की व्यवस्था है, डीजल की व्यवस्था है, ठीक है, या अन्य प्रकार का कोई भी व्यय जो वेतन के अलावा कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है, वो व्यय भी किस पर भारित होगा, राज्य की संचित निधि पर। और हाईकोर्ट को जो भी राशि फीस के रूप में, जुर्माने के रूप में प्राप्त होती है, वो सारी की सारी भारत राज्य की संचित निधि का क्या होगा, भाग होगा। तो ये थे हाईकोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी जो हैं उनकी किस प्रकार की शक्तियां होती हैं किस संदर्भ में, वेतन और सेवा शर्तों के हेतु। अब बात करेंगे हम हाई कोर्ट की अधीक्षण की शक्ति, यानी दूसरे न्यायालय को चेक करने की शक्ति, ठीक है, या फिर न्यायालयों के लिए, अन्य न्यायालयों के लिए नियम बनाने की शक्ति। स्वयं के लिए नियम बनाने की शक्ति तो स्वयं में नहीं थी ही, अपने से अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनके लिए नियम बनाने की शक्ति भी हाई कोर्ट को क्या होती है, प्राप्त होती है। तो हर प्रत्येक राज्य का जो हाई कोर्ट है वो उस राज्य के अधीन आने वाले सभी कोर्ट और सभी ट्रिब्यूनल्स के लिए क्या बनाता है, नियम बनाता है, और साथ ही साथ उनका क्या कर सकता है, अधीक्षण भी कर सकता है। नियम बनाता है, प्रक्रिया भी कौन निर्धारित करता है, हाई कोर्ट, और उनका अधीक्षण या उनकी जांच भी जाकर कर सकता है। साथ ही साथ राज्य में जितने भी क्या होंगे, कोर्ट होंगे, उनकी फीस, उनमें किस प्रकार से वकील कार्य करेंगे, इन सब के संबंध में नियम भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा कि किस किस प्रकार की शक्तियां, किस किस प्रकार के अधिकार और किस किस प्रकार की विशेष सुविधाएं हमारे न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमारे संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। मिलते हैं अगली क्लास में, न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।